हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। सो मेरे पिछले यूट्यूब चैनल के साथ कुछ एक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मैं वहाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी फेसबुक पे और मेरे इस पेज पे मेरे साथ जुड़े रहें। आपको लिंक शेयर यहाँ होते रहेंगे, आपको परवाह नहीं होगी कि भाई चैनल के साथ कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बैकअप के लिए मैं चैनल हमेशा रखता हूँ। ये सब तो हो गई बातें, आगे चलते हैं। ये कुछ एक चीज़ें हैं कि भाई हाँ, जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये सब कुछ एक चीज़ें हैं जो आप क्विक रिवीजन के लिए आप यहाँ देख सकते हो वीडियो पॉज करके कि कहाँ पे इमेज हो तो कहाँ, सॉरी, कहाँ ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ इमेज बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल फोकस एक कनकेव मिरर का कौन सा होगा। देखो, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है और किसी भी मिरर से टकरा के एक पॉइंट पे जॉइन होती है, एक ही पॉइंट पे मीट करती है, उसी पॉइंट को हम उसका फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमने मिरर कौन सा लिया है, कनकेव मिरर लिया है। कनकेव मिरर हो या लेंस हो, दोनों के अंदर उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। और कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, दोनों के अंदर उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एक स्फेरिकल मिरर की, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब उसने यहाँ पे मिरर नहीं बताया कि कनकेव है या कन्वेक्स है। हमें कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान रखना है। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, होता है, वो होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। हमारे इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। अगर इसे 2 से काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये रहा हमारा आंसर। अब इसने ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अब अगर इसे समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसने कहा कि एक मिरर का नाम बताइए जो आपको इरेक्ट इमेज दे। ठीक है। अब देखो, इरेक्ट तो दोनों देते हैं, कनकेव भी देता है और कन्वेक्स भी देता है। ठीक है, कन्वेक्स के अंदर दो इमेजेस बनती हैं, दोनों ही इरेक्ट होती है। लेकिन क्या वो एनलार्ज होती है, यहाँ पे आंसर आपका बदलेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऐसा एक ही मिरर है जो इरेक्ट इमेज दे और प्लस एनलार्ज इमेज दे, वो कौन सा है, कनकेव मिरर। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हम जो कन्वेक्स मिरर होता है उसे हम रियर व्यू मिरर के लिए प्रेफर क्यों करते हैं। ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया था आपको कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल मतलब आप उसे शीशे पे ही देख सकते हो, आपको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस इरेक्ट कैसी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, सीधा खड़ा है तो आपको सीधा दिखेगा, उल्टा खड़ा है तो उल्टा ही दिखेगा, यानी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको दिखेगा। प्लस एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि भाई ये एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, यानी कि अगर एक छोटे से शीशे के अंदर आपको पूरी की पूरी सड़क दिख सकती है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मैं उसे इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन ये आता है कि फोकल लेंथ हमें पता करनी है एक कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होएगी, ये चीज़ याद रखना। अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 23। अब यहाँ पे उसने स्फेरिकल मिरर बता दिया, उस केस में बताया नहीं था तो हमने पॉजिटिव ही मान ली थी उसे। ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, पॉजिटिव 32। 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर और ये रहा हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने का है। यहाँ पे बच्चे एक्चुअल में बहुत ही दिक्कत खाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में। मैंने इसके ऊपर डाउट क्लास भी ली है जूम पे, मैं उसकी भी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा, जहाँ पे जो इस साल का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो मैंने समझाया है। यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्टिव टू एयर बता रखे हैं हमें 1.5।
इसका मतलब क्या है, अगर ये दे रखा है तो हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी। सो अगर हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है, यानी यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर से मतलब ग्लास के अंदर एक रे आ रही है, कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। तो फर्स्ट मीडियम हमारा ये हो गया, सेकंड मीडियम हमारा ये हो गया। सो जब भी हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्टिव टू एयर, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर with respective to speed of light in glass, यही इसका रेशो है। ओके ये हमें दे रखा है 1.5, 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमने x ले लिया। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, इसको इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। तो x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड क्या होगी लाइट की, कहाँ पे, ग्लास के अंदर होगी। ओके सो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होएगी। ओके सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आप, और वो कैसी इमेज दे रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। सो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 टाइम्स है। हमें क्या दे रखा है कि एक रियल इमेज बना रहा है। हमें पता है रियल इमेजेस जितनी होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, यानी हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव का होएगा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज के लिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी m क्या हो गया, -3 हो गया। ओके सो हमें बताना है कि इमेज की लोकेशन क्या होगी अगर u कितना है, 10। अब देखो हमें पता है u जो होता है यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, m इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू, अब m का फॉर्मूला मिरर्स फॉर्मूले में के अंदर क्या होता है, मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में होता है -v/u। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू v/10। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके ये हमारा आंसर बनेगा। ओके सो आगे चलते हैं। आगे में क्या दे रखा है कि रे ऑफ लाइट है वो एयर से ट्रेवल कर रही है, किसमें, वाटर के अंदर। तो ये किस तरफ मूव होएगी। सो आपको पता है जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है तो वो किधर जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे कि मैं ये बताऊं कि ये एयर है और यहाँ ये वाटर है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एंगल आई है, तो एंगल आर कैसे बनेगा, वो बनेगा, किस तरफ रे मुड़ जाएगी, वो मुड़ेगी टुवर्ड द नॉर्मल, यानी आर क्या होगा, एंगल आई से छोटा होगा इस केस में। ओके ये भी कई बार पूछ लेते हैं तो इसको भी ध्यान रखना। अब आता है वन डायोप्टर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस के पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेंस की पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी हम ये लिखते हैं ना, P इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं। ठीक है, अगर मीटर के अंदर है फोकल लेंथ, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखते हैं हम। ओके अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो सो ये होता है। SI यूनिट इसकी होती है डायोप्टर होती है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। वन डायोप्टर को हम क्या कहेंगे, वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1f, यानी वन डायोप्टर तभी बनेगा ना जब फोकल लेंथ 1 मीटर की हो, तो हम इसे कई बार मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ओके ये लिखा हुआ। सो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी अभी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, उतनी ही स्पीड क्या होगी, कम होगी उस मीडियम में। सो रिफ्रैक्टिव इसका मतलब क्या होता है, ये एक रेशो होता है। सबसे पहली बात ये रेशो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
का रेशो किससे है, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और इस टाइम में हमारा मीडियम क्या है, डायमंड है। सो डायमंड के ये दोनों की रेशो होगी। अगर सपोज करें कि मुझे इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पता होनी चाहिए और एयर की पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। सो एक चीज़ कॉमन है, अगर मुझे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके ओके। सो यहाँ कोई वैल्यू है x, और ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, ये a और b। अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। हमने x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू मान ली 100, 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा 50, और यही मैं अगर 100 को 10 से डिवाइड करूँ, यानी b की वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी तो क्या आएगा वैल्यू, सॉरी 10 आएगी। यानी जितनी भी डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी तो x की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, ओके। तो यानी इसका मतलब हमें पता है कि जो डायमंड में है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में वो क्या होगी, मिनिमम होएगी, ठीक है। एक और चीज़ कह सकते हैं, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होएगी, ठीक है। और कितने टाइम्स कम होएगी, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम जितनी होएगी। इसको हम न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं, ओके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूले में इसे पुट करें तो 2.24 को हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड वाले का हमें अभी पता नहीं है, तो हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे, चेंज करेंगे आपस में वैल्यूज़ को, ठीक है। तो क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू क्या हुआ, जो हमारी ये हुआ, इसका मतलब क्या है, जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट एयर में थी, जितनी जो वैल्यू थी उससे इतने गुना कम, ठीक है। ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना। ये क्या बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 2.42, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू एयर। यही चीज़ हमें पता लग रही है। सो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रखा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और वो कैसी इमेज बना रहा है, रियर और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, किसकी, एक नीडल की, कितने डिस्टेंस पे, 50 डिस्टेंस पे, यानी हमें पता लग गया v क्या हमारा पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें ये पता करना है वेयर इज द नीडल, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, उसके बाद ओके, वेयर इज द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द इफ द इमेज इज, अच्छा हमें u पता करना है, u हमें पता करना है जब हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है 1 के इक्वल। अब आप कहोगे ये वैल्यू कहाँ दी हुई है, अब इन्होंने कहा है ना कि इफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी m हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज को अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, m आएगा, और ये दोनों इक्वल है तो आपस में कट के क्या वैल्यू देंगे, 1 वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हमें हमें u भी निकालना है, हमें f भी निकालना है, और इसके बाद इसकी पावर भी निकालनी है। सो मैं सब ये मिटा देता हूँ, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। वैसे ये मुझे लास्ट में दिखाना चाहिए था, ओके, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। हमें ये केस याद है जब हम जो हमारा हम ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज भी 2f पे बनती है, किस साइज़ की बनती है, इक्वल साइज़ की बनती है। तो ये केस यही बनेगा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो आएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, वो क्या आएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा। हम यहाँ से भी अगर हमें इमेज याद हो, इसका ये केस याद हो, तो हम ओरली भी कर सकते हैं, हमें न्यूमेरिकली करने की जरूरत नहीं है, बट बोर्ड में आपको न्यूमेरिकली करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों हैं तो हमें ये पता लग गया फोकल लेंथ इससे हाफ होएगी, यानी हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, ये हो जाएगी। अब ये हमें पता लग गई तो पावर क्या होती है, 100/25, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर के केस है, ये देखो ये सेंटीमीटर में वैल्यू है ना, तो कितनी आ जाएगी,
+4। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जैसे बोर्ड में करना है उस वे में आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, v दे रखा है +50 सेंटीमीटर, हमें u का नहीं पता है, ठीक है, u का नहीं पता है, हमें f का भी नहीं पता है, फोकल लेंथ का भी नहीं पता है, हमें l निकालना है, p निकालना है, सॉरी। ओके, तो कैसे करेंगे, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से करेंगे। मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है, पॉजिटिव का v अपॉन में पॉजिटिव का u, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हमारी है 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन में u, ठीक है। हमें क्या पता है, एक सेकेंड, ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, u क्या आएगा 50, लेकिन हमें पता है ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। सो अब इसे लेंस फॉर्मूला में डालेंगे इस वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव का 50, इसकी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/50 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 50, इसका एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या है 2 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे जब हम, तो 50/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जब काटेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 25 वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ तक तो ये सही है। अब क्या है, हमें p की वैल्यू निकालनी है, पावर ऑफ लेंस निकालनी है, तो वो क्या होता है 100/f इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अगर दे रखी हो तो 100/25 करेंगे, ये कितने पे जाएगा, +4 पे जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, +4 डायप्टर हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करें आंसर के तौर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा +25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आएगा +4 डायप्टर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।